नमस्कार दोस्तों, आज अपन डिस्कशन करेंगे अकबर के बारे में। काफ़ी टाइम हो गया मुझे भी लेक्चर लिए हुए, तो अकबर के बारे में एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हम देखेंगे। वैसे बहुत बड़ी कहानी है पर हम इसे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के माध्यम से देखेंगे। वैसे अकबर का जो रेन माना जाता है अकबर का जो अधिकार होता है वो 1556 से माना जाता है और 1605 तक मान सकते हैं इसको। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में अमरकोट में हुआ था तथा उनके बचपन का नाम बदरुद्दीन था। ये बहुत ही अच्छा फैक्ट है, बदरुद्दीन उनके बचपन का नाम था। हुमायूं जब फारस गया तब इसे अस्करी के संरक्षण में छोड़ गया। अस्करी एक्चुअली में हुमायूं का भाई था, तो जब भी वह फारस गया तो उसको छोड़ के गया था इसके संरक्षण में, भाई इसका ध्यान रखना वगैरह। आगे देखते हैं। हुमायूं एवं अकबर की दोबारा मुलाकात 3 वर्ष बाद हुई, तभी उसका नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर रखा गया। मतलब 3 वर्ष बाद मुलाकात होने पर उसका नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर रखा गया 3 वर्ष बाद, यानी अस्करी के संरक्षण में छोड़ने के बाद ये उनका नाम रखा गया बाद में दोबारा मिलने के बाद। हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर पंजाब में सिकंदर सूर के विरुद्ध सैन्य अभियान में व्यस्त था। तो पंजाब में सिकंदर सूर के अभियान में व्यस्त था। वैसे अकबर नहीं था, अकबर के संरक्षण जो रखता था वो व्यस्त था इसमें। अकबर बहुत छोटी एज में था उस समय। हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर पंजाब में गुरदासपुर जिले में स्थित कालानौर नामक स्थान पर 14 फरवरी 1556 को अकबर का राज्याभिषेक हुआ। तो हुमायूं की मृत्यु की खबर सुन ली गई और पंजाब के गुरदासपुर जो है जिला, उसके अंदर कालानौर नाम की एक जगह है। ये काफी अच्छा फैक्ट है कि भाई कहाँ पे हुआ, तो कालानौर नाम की जगह पे 14 फरवरी 1556 ईस्वी के अंदर अकबर का राज्याभिषेक हुआ। गद्दी पर बैठने के बाद अकबर को पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ना पड़ा। गद्दी पर बैठे तो पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ना पड़ा, ठीक है, वो भी हेमू के विरुद्ध। आगे देखते हैं। यह युद्ध मोहम्मद आदिल शाह के सेनापति हेमू और अकबर के बीच लड़ा गया। तो मोहम्मद आदिल शाह जो था वो राजा था उस समय यहाँ का, दिल्ली का, और उसके जो सेनापति थे हेमू जो थे हेमचंद्र विक्रमादित्य, उन्हीं का राज चलता था। उनके खिलाफ ये युद्ध उनको लड़ना पड़ा। हालांकि वो कई बार हरा चुके थे इनको, मुगल सेना को, पर उस दिन जो था अकबर के फेवर में था पूरा डे। प्रारंभ में हेमू ने आगरा और दिल्ली पर अधिकार करके दिल्ली में अपने को स्वतंत्र शासक घोषित किया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। दिल्ली में अधिकार कर लिया उसने और हेमू ने अपने आप को एक स्वतंत्र शासक के रूप में घोषित कर दिया, भाई मैं यहाँ का राजा हूँ। जब हेमू पंजाब की ओर बढ़ा तो 5 नवंबर 1556 को पानीपत के मैदान में अकबर की सेना के साथ उसका युद्ध हुआ। 5 नवंबर 1556 की बात है ये, जो पानीपत का, जिसको हम दूसरा युद्ध बोल सकते हैं। पहला युद्ध बाबर के मध्य हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। सेकेंड जो युद्ध था वो हेमू और अकबर के मध्य हुआ था, जो 5 नवंबर 1556 को हुआ था। आगे देखते हैं, और भी कई सारे फैक्ट्स हैं। मैं एक फैक्ट के बारे में देखते हैं। हेमू किस प्रकार पराजित हुआ। इस युद्ध में हेमू पराजित हुआ और इसकी हत्या कर दी गई। मतलब मैदान में ही इसकी हत्या कर दी गई और इस युद्ध में वो पराजित हुआ था। पानीपत के प्रथम युद्ध में भारत में मुगल वंश की स्थापना की, किंतु दूसरे युद्ध में भारत में मुगलों की शक्ति को पुनः स्थापित किया। तो पहले युद्ध में तो मुगल वंश की स्थापना हुई, तो दूसरे में पुनर्स्थापित किया था उन्हें। जब बैरम खां मक्का जा रहा था तब गुजरात के में पाटन नामक स्थान पर 1561 में इसकी हत्या कर दी गई। गुजरात में पाटन नामक स्थान पर इसकी हत्या कर दी गई। तो बैरम खां एक्चुअली में जो अकबर का संरक्षक था और अकबर के हर मामले में ऑलमोस्ट वो बोलता था, अकबर को ध्यान रखना भी उसका काम था। अकबर ने उसे बोल दिया कि भाई आप धार्मिक यात्रा पे जाइए, और धार्मिक यात्रा पे जाते समय 1561 में उसकी मृत्यु हो गई गुजरात में पाटन के पास। आगे देखते हैं। 1560 से लेकर 1564 तक अकबर हरम की स्त्रियों के प्रभाव में रहा, यानी इस दौरान वो हरम की स्त्रियों के दबाव में रहा। अकबर पर उसकी धायमा महाअनवंगा का सर्वाधिक प्रभाव था। इसकी धायमा का बहुत प्रभाव था। 4 वर्ष के बाद इस शासन से पर्दा शासन के नाम से जाना जाता है। ये 4 वर्ष का जो शासन था 60 से 64 का, ये पर्दा शासन के रूप में जाना जाता है। साम्राज्य विस्तार का देखते हैं। साम्राज्य विस्तार के अंदर देखते हैं, मालवा के विरुद्ध अभियान से लेकर असीरगढ़ के पतन तक 4 दशकों यानी 40 वर्ष के दौरान अकबर की भूमिका एक महान विजेता और साम्राज्य निर्माता की थी। मतलब 4 दशकों तक अकबर ने एक तरीके से साम्राज्य का निर्माण ही किया था। आगे देखते हैं मालवा विजय के बारे में। मालवा विजय, सर्वप्रथम अकबर ने 1561 से 62 में मालवा के शासक बाज बहादुर को पराजित कर मालवा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। तो बाज बहादुर जो वहां के राजा थे उनको हराया उन्होंने और मुगल साम्राज्य में उसको मिला लिया। तो मालवा विजय बोल सकते हैं 1561 से 62 के बीच में। उसके बाद में गोंडवाना विजय, गोंडवाना का देख लेते हैं। गोंडवाना में 1564 में अकबर ने गोंडवाना अभियान किया और यहाँ की राजधानी चोरागढ़ के निकट एक युद्ध में रानी दुर्गावती को पराजित कर दिया और यहाँ मुगलों का अधिकार हो गया। तो ये 1564 है, जो रानी दुर्गावती है उनको हार झेलनी पड़ी चोरागढ़ के अंदर, ठीक है। ये उनका अभियान था। राजपूताना विजय का भी अभियान था उनका। राजस्थान में साम्राज्य विस्तार के लिए अकबर द्वारा अपनाई गई नीति की विशेषता थी। देखो, एक अकबर ने राजपूतों से प्रत्यक्ष युद्ध लड़ने की नीति नहीं अपना रखी थी। तो उसमें देखते हैं, स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार करने वाले अथवा विवाह संबंधों के इच्छुक राजपूत राजाओं को अपनी ओर मिला दे। विवाह संबंध भी स्थापित किए जाते थे उस वक्त। तो स्वेच्छा से या तो अधीनता स्वीकार कर लो या विवाह संबंध बना लो। अधीनता में लेना और उनका राज्य और उन्हें वापस कर देना, और मुगल सेना में उन्हें उच्च पद प्रदान करना, मतलब राज्य भी वापस हो जाता था, संबंधी भी बन जाते थे। तो इस प्रकार उनका एक ऐसा मन था कि भाई इस तरह से हम राजपूतों की शत्रुता से थोड़ा दूर रहेंगे। आगे देखते हैं अकबर के बारे में, और भी फैक्ट्स हैं हमारे पास। शत्रुतापूर्ण व्यवहार में लिप्त राजाओं को पराजित कर उनके राज्य को मुगल साम्राज्य में मिलाना। तो शत्रुता से लिप्त जो भी राजा है उनको पराजित करके राजाओं को मुगल जो है उनके साथ मिला लेना, ये भी उसकी एक नीति थी। आमेर जयपुर के शासक भारमल पहला राजपूत राजा था जिसने 1562 में स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ किया। तो आमेर जो था जयपुर पहला राज्य था, भारमल जो थे पहले राजा थे। 1562 में स्वेच्छा से ही अकबर की अधीनता उन्होंने स्वीकार की थी। आगे देखते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में। अकबर ने
अकबर ने भारमल के पुत्र भगवान दास एवं पौत्र मान सिंह को उच्च पद प्रदान किए हैं। उसके पुत्र भगवान दास है, पौत्र मान सिंह है। मान सिंह तो बचपन से वहीं रहे थे। राजपूत राज्यों में मेवाड़ ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। मेवाड़ एक ऐसा राज्य था जो अकबर की अधीनता लास्ट तक उन्होंने स्वीकार नहीं की थी। इस समय मेवाड़ का शासक राणा उदय सिंह था और मेवाड़ के शासक उदय सिंह से उनकी काफी बैटल भी हुई थी। 1567 में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण करके उसे जीत लिया और इस अवसर पर उदय सिंह जंगलों में भाग गए थे। तो उदय सिंह जंगलों में उस समय उन्हें शरण लेनी पड़ी। मुश्किल समय था। 1572 में राणा उदय सिंह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र राणा प्रताप सिंह मेवाड़ के शासक बने। राणा प्रताप सिंह को कौन नहीं जानते। 1572 में उनकी मृत्यु के बाद वो राजा बन गए। राणा प्रताप ने जीवन पर्यंत अकबर से संघर्ष किया और कभी उनकी हार नहीं हुई अकबर के द्वारा। 1576 में अकबर ने राणा सांगा के विरुद्ध आक्रमण किया और परिणाम स्वरूप हल्दी घाटी का युद्ध हुआ और इस युद्ध में मुगल विजय हुए, लेकिन कुछ ग्रंथ ऐसे कहते हैं ये अनिर्णित युद्ध था, इसमें कोई भी विजय नहीं हुआ था। प्रत्यक्ष रूप से वो भी विजय नहीं हुए थे मुगल, और एक तरीके से राजपूत भी विजय नहीं हुए थे। गुजरात विजय के बारे में देखते हैं। इस समय गुजरात का शासक मुजफ्फर खां तृतीय था। 1572 में अकबर ने स्वयं गुजरात अभियान किया तथा 1573 में इसे जीतकर मुगल साम्राज्य में मिला लिया। तो 1572 और 73 के समथिंग मिला लिया था। अब आगे देखते हैं, और भी अभी है अभियान। दक्षिण का अभियान भी है। अकबर का पहला मुगल शासक था जिसने दक्षिण में अभियान किया था। तो पहले ही शासक थे जिन्होंने दक्षिण के अंदर अभियान किया था। आगे और देखते हैं, काफी सारे अभियान है अभी उनके। देखो, इस समय दक्षिण में खानदेश, दक्षिण में एक तो खानदेश था, अहमदनगर था, बीजापुर था, गोलकुंडा था, प्रमुख सल्तनत है। तो ये प्रमुख सल्तनत गोलकुंडा है, बीजापुर है, अहमदनगर है। खानदेश दक्षिण का पहला राज्य था जिसने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो खानदेश ने स्वेच्छा से ये अधीनता स्वीकार कर ली। अहमदनगर राज्य में देखते हैं, अहमदनगर राज्य अभियान देखते हैं। तो सर्वप्रथम 1593 में अकबर ने एक मुगल सेना अहमदनगर पर विजय के लिए भेजी थी और इस समय अहमदनगर की सुरक्षा का भार चांद बीबी नाम है जो बहुत फेमस है, चांद बीबी। तो चांद बीबी का नाम बहुत फेमस था उस समय, जो अहमदनगर की शासक निजाम शाह की पुत्री थी और चांद बीबी ने पूरी तरीके से प्रोटेक्शन करने का जितना हो सके कोशिश किया था। 1601 में इसने किले को जीत लिया और दक्षिण विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने दक्षिण के बादशाह की उपाधि धारण की। तो 1601 में इनकी विजय भी वहां पे हो गई थी। अन्य कार्य भी देख लेते हैं अकबर के। तो अकबर ने 1562 में युद्ध अकबर ने 1562 में युद्ध में बंदी बनाए गए लोगों के लिए दास प्रथा को समाप्त कर दिया। तो पहले पूर्ववत यही थी, दास प्रथा होती थी। 1563 में इसने तीर्थ यात्रा कर तथा 1564 में जजिया कर को समाप्त किया। तो 1564 में जजिया कर समाप्त और 1563 में तीर्थ यात्रा कर भी समाप्त कर दिया गया अकबर के द्वारा। और 1575 में फतेहपुर सीकरी में इसने एक इबादत खाने का निर्माण करवाया। इसका उद्देश्य धर्म पर सत्यता को जानने की उत्सुकता थी। तो 1575 में इबादत खाना जो बनाया गया, वहाँ पे धर्म के बारे में काफी सारे लोग मिलकर आपस में डिबेट किया करते थे। जैन विद्वानों में हरि विजय सूरी, जिसको इसने जगत गुरु या जीन चंद्र सूरी, जिसे इसने युग प्रधान की उपाधि थी, अकबर ने इनसे बहुत प्रभावित हुआ था और चंद्र सूरी से। आगे देखते हैं, हिंदू धर्म में कर्म एवं पुनर्जन्म के सिद्धांत को ग्रहण किया और हिंदू धर्म को सर्वाधिक उस समय अकबर प्रभावित हुआ था। 1580 में पहला ईसाई मिशन फतेहपुर सीकरी पहुंचा और इसमें मॉसरेट और एक्वेविया और एनरिक्वेज सदस्य थे और अकबर ने इनसे वार्ता भी की। 1580 की बात है कि जब ऐसा ईसाई मिशनरी भी वहां पे पहुंचे थे। सितंबर 1579 में महजर घोषणा पत्र के नाम से एक दस्तावेज जारी किया गया जिसने रचना शेख मुबारक ने की थी। तो इस प्रकार ये अन्य जो थे अकबर के समय कुछ अन्य चीजें हुई थी। और भी देखते हैं अकबर के समय, इसके द्वारा अकबर को इस्लाम धर्म से संबंधित विवादों के निपटारे में सर्वोच्च अधिकार प्राप्त हुआ और यह अब इमाम ए आदिल हो गया था। तो मतलब उस समय इमाम ए आदिल हो गया और इस्लाम धर्म में जो कुछ बातें थी उनका निपटारा भी किया गया। महजर ने अकबर को अमीर उल मोमिनीन यानी खलीफा का, अमीर उल मोमिनीन का मतलब खलीफा होता था, तो उन्होंने खलीफा का उनको। 1582 में अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की। 1582 में अलग ही एक धर्म बनाया कि भाई दीन ए इलाही मैं बना रहा हूँ। अब्बुल फजल इस संप्रदाय के मुख्य पुरोहित थे। अब्बुल फजल से जो इस संप्रदाय के मुख्य पुरोहित थे। प्रतिष्ठित हिंदुओं में केवल बीरबल ने ही इसे स्वीकार किया था, बाकी किसी ने इसको स्वीकार नहीं किया था दीन ए इलाही को। अकबर ने दीन ए इलाही के बारे में स्मिथ ने लिखा कि दीन ए इलाही अकबर की बुद्धिमत्ता का नहीं बल्कि उसकी मूर्खता का प्रतीक था।